गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिप्रा और मेरा यह हिंदी ग्रामर का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, और उसी सीक्वेंस में हमने देखा था कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जिनमें से हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा ना तो मुख के कहीं स्पर्श करती है और ना ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से, मुंह के किसी न किसी पार्ट से व्यंजन को बोला जाता है, और गले की 5 स्थितियां होती हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से वहां से बोले जाते हैं। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें जो उच्चारण करते हैं तो हवा मुख के कहीं स्पर्श नहीं करती, और ना ही जो वर्ण है उसको बोलने के लिए हमको कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला भाग है अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। इन 3 भागों में हमने अंतस्थ व्यंजन को बांटा है। ठीक है, अब सबसे पहला है अर्धस्वर। अर्धस्वर में हमने अंतस्थ व्यंजनों में से या, रा, ला, वा में से य और वा को अर्धस्वर कहा। अर्धस्वर य और व अर्धस्वर कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ, तालु तथा होंठ का स्पर्श बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। मतलब कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कोई भी स्वर, जैसे अ, आ, ई का करते हैं, तो उसमें से कहीं पे भी मुंह का कोई भी पार्ट टच नहीं होता, मगर या और वा जो है उनका थोड़ा सा पार्ट उनको बोलते समय मुंह का कुछ पार्ट, थोड़ा पार्ट टच करता है, इसीलिए इसका नाम अर्धस्वर रखा गया। ठीक, तो या और वा जो है वो क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। फिर आते हैं हम दूसरा इसका भाग जो है जिसे लुंठित कहा जाता है। लुंठित, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती सी महसूस होती है। रा आप बोलोगे तो जीभ देखिए ऐसे, मतलब जीभ जो है वो थोड़ी सी रगड़ खाकर निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। तो रा का क्या है? लुंठित है। लुंठित अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा जो है पार्श्विक। तो पार्श्विक में देखते हैं ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में सांस जीभ के दोनों किनारों या बगल से निकल जाती है। अब जब ला आप बोलते हैं, हमने कभी ऐसे बोल देते हैं हम, लेकिन हम जब उसको फील करते हैं, बोल के फील करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जब आप ला बोलेंगे तो ला ध्यान से बोलिएगा। तो जीभ का जो 2 पार्ट है तो वो क्या होता है, वहां से वो मुड़ जाता है और वहां से साइड से हवा निकल जाती है जब हम ला का उच्चारण करते हैं। तो पार्श्विक क्या होता है? ला पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसके बाद जो है व्यंजन का तीसरा पार्ट ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म से ही आपको समझ में आ रहा है, ऊष्म मतलब गर्मी, मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुंह से गरम गरम हवा निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे और गर्मी पैदा हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब आप श, श, सा और ह का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि इनको उच्चारण करते हैं जब हमारे मुंह से गरम गरम सी सांस निकलती है। इस कारण इनका नाम क्या रख दिया गया है? ऊष्म व्यंजन रख दिया गया है। अब प्रयत्न के आधार पर जो और भी व्यंजन है हमको पढ़ने हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जब मैंने आपको उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर पहले वीडियो में आपको बताया था कि कितने वर्ण होते हैं, तो 35 व्यंजन वर्ण आपको मैंने बताए थे। 35 व्यंजन वर्ण में से सबसे नीचे आपको मैंने दिखाया था ड़ और डा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है डा जो है ये तो आपको 2 बार मिलेगा, लेकिन ये जो है ये आपको तीन जगह मिलेगा। 3 जगह कैसे? एक बार तो ये इसमें मिलेगा, और एक बार आपको जो का वर्ग है, का वर्ग का 5वां व्यंजन वर्ण जो
जो जिसको अणा कहा जाता है वो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, और एक जो है चा छा जा झा के टाठा डाढ़ा के उसमें मिलेगा वो डा ऐसा होता है। ठीक, तो ये तीन आपको तीन अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं। ये आपका जो है वो का वर्ग का पांचवा व्यंजन वर्ण है। ये आपको टाठा डा इसके टा वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण है। और जब नीचे यहाँ पर डॉट लग जाती है तो ये क्या कहलाने लगता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाने लगता है। उत्क्षिप्त व्यंजन या इसको विशेष व्यंजन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। तो ड और ढ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनियां हैं। इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं किया जाता। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन या विशेष व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये तीन अलग अलग टाइप के हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा क्या होता है कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनमें से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये या तो आखिरी में आएंगे किसी वर्ण के या फिर बीच में भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं ठंडा, ठंडा, तो ये डा जो आया है बाद का आया है इसलिए आप लगा सकते हो, लेकिन आपको डंडा लिखना है तो जब डंडा ये है तो ये डंडा, तो ये यहाँ आएगा, लेकिन बीच शुरू वाले उसमें नहीं आएगा। बस अंतर इसमें इतना ही है। अब आगे आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह वह वे व्यंजन वर्ण होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत 3 प्रकार की ध्वनियों को शामिल किया गया है, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। कौन कौन से किए गए हैं? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब हम आगे देखते हैं कि ये अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं। चलिए, अनुस्वार। अनुस्वार इसका शाब्दिक अर्थ स्वर के बाद आने वाली नाक की ध्वनि होती है। इस ध्वनि के बाद हमेशा कोई व्यंजन आता है और जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण नासिक के व्यंजन वर्ण के रूप में बोला जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में हमने लिखा है गंगा। अब देखिए यहाँ पे आपने गंगा लिखा, अब जब हमने यहाँ पर ये बिंदी लगा दी, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। जब आप इसकी डेफिनेशन जो मैंने ऊपर आपको समझाई, अगर इसके आधार पर देखें तो मैं एक बार और पढ़ के आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले तो क्या होता है, स्वर के बाद आने वाली नाक की ध्वनि होती है। इस ध्वनि के बाद हमेशा कोई व्यंजन आता है और जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण मतलब नासिक के व्यंजन के वर्ण के रूप में बोला जाता है। ठीक, तो गंगा लिखा हमने, तो अब आप यहाँ देखोगे कि गंगा को मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है। अब ये जो गा है, गा किस वर्ग का वर्ण है? का वर्ग का वर्ण है। तो जब का वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? अणा है। तो ये अणा को ही हमने किस रूप में लिख दिया? बिंदी रूप में लिखा। तो ये अणा जो है वो गा जो बाद में आया है ना, गा किस वर्ण का है? का वर्ण का है। तो इसी का वर्ण का 5वें वर्ण के रूप में बिंदी के रूप में आएगा। ये समझ में आया होगा। फिर इसी तरह ठंडा, ठंडा में भी क्या है? डा जो है वो टा वर्ग का 5वां मतलब टा वर्ग का वर्ण है। तो टा वर्ग का 5वां वर्ण जो है णा है, णा ही यहाँ पर बिंदी रूप में यहाँ पर लग गया है आके। इसी तरह चंपक, चंपक आप लिखोगे तो जो चा वर्ग है, ये जो पा है, ये वाला जो पा है, ये पा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। तो इसमें जो लगा है वो किस रूप में लगा है? बिंदी माँ के रूप में लिखिए। तो आप गंगा को ऐसे भी लिख सकते हो, ठंडा ऐसे भी लिख सकते हो, चंपक को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक छोटा सा नोट है। तो अनुस्वार जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं, किंतु अम की मात्रा के कारण इसे स्वर में भी गिना जाता है। यह अपने से पहले वाले व्यंजन के स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जितने भी आपके व्यंजन वर्ण है मतलब वर्ग जो है क च ट त प, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो उसके उनमें से सबके 5वें जो व्यंजन वर्ण हैं ण, ड़, न, म, ये क्या कहलाते हैं? ना अनुस्वार कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं।
इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ तत्सम शब्दों मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें किया जाता है, या जिन अयोगवाह ध्वनियों का उच्चारण हा के समान होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो ये 2 डॉट के रूप में इसको प्रकट किया जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, संभवतः, ये सब क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए चंद्रबिंदी के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जहां पर ऐसे चांद की बिंदी और एक चांद बना होता है और यहाँ पर डॉट लगी रहती है, उसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वो है, कहीं कहीं पर हम चंद्रबिंदी का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ एक डॉट का यूज करते हैं, लेकिन उनका उच्चारण होता है, उच्चारण को हम अनुनासिक ही कहेंगे। देखिए जैसे चांद, चांद, जैसे आंगन, बूंद, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें वो लगाया है, चंद्रबिंदी लगाई है। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है एक, इसको ध्यान से देखिएगा। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा, अब देखिए जब भी हम मात्रा लगाते हैं, हिंदी के वर्णों में मात्रा लगाते हैं, तो वो मात्रा या तो शिरोरेखा या फिर खड़ी पाई पे के आधार पर लगती है। तो शिरोरेखा किसे कहते हैं? ये जो डंडी है इसके ऊपर अगर कोई मात्रा लगाई जा रही है तो ये क्या कहलाती है? ये शिरोरेखा कहलाती है। और अगर कोई वर्ण है जिसमें कि ये ऐसी डंडी बनी हुई है तो ये खड़ी पाई कहलाती है। ये शिरोरेखा कहलाती है और ये खड़ी पाई कहलाती है। तो जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उनमें चंद्रबिंदी के स्थान पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ऊपर आपने देख रहे हैं हम कि ये शिरोरेखा यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर कोई भी मात्रा जो है वो शिरोरेखा के ऊपर नहीं है, सारी क्या है? नीचे ही है। तो यहाँ पर आपको जगह मिल गई, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया? चंद्रबिंदी लगा लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सिंचाई, सिंचाई, भींचना, चोंच, ये जो शब्द है लिखे हुए हैं, तो सिंचाई में यहाँ पर देखिए आपको शिरोरेखा के ऊपर ये डंडी आ गई है ना। तो इस पे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चंद्रबिंदी की जगह हम यहाँ पर सिर्फ बिंदी लगाएंगे। इसी तरह भींचना में भी यहाँ पर भी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ गई, इसलिए यहाँ पर ये लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। चोंच में भी यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर आ गई, इसलिए यहाँ पर चंद्रबिंदी की जगह हम क्या लगाएंगे? सिर्फ बिंदी लगाएंगे। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्ताक्षर हमने पढ़ा था कि 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। तो संयुक्त व्यंजनों की उत्पत्ति 2 वर्णों के मेल से होती है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं? आइए देखते हैं। जो छ है, छ क्षत्रिय वाला छ है, वो क, देखिए हलंत के साथ है, ये बिना हलंत के नहीं है। क मतलब कि इसको अगर हम पढ़ें तो ये आधा क कहलाएगा। तो आधा क और शा से मिलकर छा बना, आधा त और रा से मिलकर त्रा बना, ज आधा ज और इया से मिलकर ज्ञा बना, आधा श शक्कर का, आधा श और रा से मिलकर श्रा बना। इसी कारण ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग, ये सब चीजें हमने देखी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।